नमस्कार। पीठ में दर्द होना तो बहुत आम बात है ना? हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर ये दर्द किसी मामूली दर्द से कहीं ज़्यादा हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एंटेरोलिस्थीसिस के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जो शायद लगातार हो रहे पीठ दर्द की असली वजह हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पीठ दर्द है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक मामूली दर्द से कहीं कहीं ज्यादा हो सकता है। अक्सर ना ये एक छुपी हुई एक अंदरूनी समस्या का संकेत होता है जिस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस विषय की तह तक जाते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये एंटेरोलिस्थीसिस है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये रीढ़ की हड्डी में होने वाली एक तरह की फिसलन है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आखिर होती क्यों है और कैसे होती है। इसको ऐसे समझिए, हमारी रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी मनकों से बनी होती है जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। एंटेरोलिस्थीसिस में होता यह है कि इनमें से एक मनका अपने नीचे वाले मनके के ऊपर से आगे की तरफ खिसक जाता है। और हाँ, ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है। अब जब ये मनका अपनी जगह से खिसकता है तो सोचे क्या होता होगा। ये अपने आसपास से गुजर रही नसों पर एक तरह से दबाव डालने लगता है, उन्हें पिंच करने लगता है। और यही दबाव, यही है असली जड़ दर्द की, सुन्नपन की और दूसरी कई गंभीर समस्याओं की। इससे रीढ़ का पूरा अलाइनमेंट, पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। चलिए, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये होता क्या है, तो अब बात करते हैं इसके कारणों, संकेतों और लक्षणों की। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है ताकि वक्त रहते सही कदम उठाया जा सके। अगर हम खास तौर पर भारतीय संदर्भ में देखें तो इसके कई आम कारण हैं, जैसे कहीं गिरने या किसी एक्सीडेंट से अचानक कोई चोट लग जाना, या फिर उम्र के साथ जो शरीर में टूट फूट होती है वो भी एक वजह है। बहुत ज्यादा भारी शारीरिक काम करने से भी ऐसा हो सकता है। और कुछ मामलों में ये जन्म से ही रीढ़ की कमजोरी या फिर बहुत जोरदार एक्सरसाइज या खेलकूद की चोटों की वजह से भी हो जाता है। अब इसके लक्षणों पर गौर करना बहुत बहुत जरूरी है, जैसे कि पीठ के निचले हिस्से या गर्दन में लगातार दर्द बना रहना, पैरों या बाजुओं में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होना, शरीर में अकड़न आना या ठीक से मूव न कर पाना, और गंभीर मामलों में तो चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है। एक बात का खास ध्यान रखें, अगर कभी मूत्राशय या आंत पर कंट्रोल खत्म हो जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे में बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक और जरूरी बात, ये जो एंटेरोलिस्थीसिस है ना, ये अक्सर एक और कंडीशन से जुड़ी होती है जिसका नाम है स्पॉन्डिलोलिसिस। अब ये क्या है? स्पॉन्डिलोलिसिस असल में रीढ़ की हड्डी में होने वाला एक तरह का स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, और यही फ्रैक्चर आगे चलकर उस मनके के फिसलने की वजह बन सकता है। तो ये दोनों अक्सर साथ साथ चलते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये एंटेरोलिस्थीसिस ही है? चलिए इसके डायग्नोसिस यानी जांच के प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, इसकी पुष्टि के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले होता है एक्सरे, जिससे यह साफ साफ दिख जाता है कि मन का कितना खिसका हुआ है। अगर और गहराई से देखना हो, खासकर नसों और टिश्यूज को, तो एमआरआई स्कैन किया जाता है। कुछ मुश्किल केस में सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, कभी कभी ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई इन्फेक्शन या सूजन तो वजह नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि डायग्नोसिस हो गया। अब अगला सवाल आता है कि घर पे इस दर्द को कैसे मैनेज किया जाए। राहत के लिए कुछ शुरुआती कदम उठाए जा सकते हैं, और ये जानना हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो अपनी रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे ऐसा खाना खाएं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर हो, अपने शरीर का वजन कंट्रोल में रखें, कोई भी भारी चीज उठाते समय पोस्चर का खास ध्यान रखें, और नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम करते रहें। हमारे यहाँ कुछ पारंपरिक घरेलू नुस्खे भी हैं जो दर्द में राहत देने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी वाला दूध पीना, क्योंकि ये सूजन कम करता है, या फिर दर्द वाली जगह पर गर्म अदरक या तुलसी का लेप लगाना। नीम के तेल से मालिश करना भी काफी आराम दे सकता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सभी घरेलू नुस्खे सिर्फ कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, ये इसका पक्का इलाज नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हमेशा पहले डॉक्टर की सलाह ली जाए। तो घर पर दर्द को कम करने के लिए कुछ आसान और असरदार तरीके क्या हैं? पहला, हल्का आराम करें, पर बहुत ज्यादा देर तक बिस्तर पर भी ना रहें।
दूसरा, दर्द वाली जगह पर 15 से 20 मिनट के लिए गर्म या ठंडे पैक से सिकाई करें। और तीसरा, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर बहुत ही हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम करें। योग भी इस मामले में बहुत मददगार साबित हो सकता है, पर यह बहुत जरूरी है कि इसे किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही किया जाए। कुछ आसन जैसे कि भुजंगासन, मकरासन और सेतुबंधासन, ये सब पीठ को मजबूती देने और पोस्चर को सुधारने में मदद कर सकते हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी ऐसा आसन बिल्कुल नहीं करना है जिससे पीठ पर ज्यादा दबाव पड़े। सेफ्टी सबसे पहले है, इसलिए जो भी करें हमेशा किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करें। पर तब क्या, जब घर के उपायों और लाइफस्टाइल में बदलाव से भी फायदा ना हो रहा हो, तब जरूरत पड़ती है प्रोफेशनल मदद की। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के क्या-क्या रास्ते मौजूद हैं। इन्हीं में से एक रास्ता है न्यूरोथेरेपी, जो कि एक नॉन सर्जिकल यानी बिना ऑपरेशन वाला इलाज है। इसका मेन फोकस रीढ़ की हड्डी को स्टेबल करने और उसके आसपास की मसल्स को मजबूत बनाने पर होता है। इससे होता यह है कि दर्द कम होता है और मन का और ज्यादा फिसलने से रुकता है। तो न्यूरोथेरेपी का मकसद क्या है? इसके लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। रीढ़ को स्थिर करना, दर्द और सूजन को घटाना, शरीर की मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाना और जो पोस्चर बिगड़ गया है उसे ठीक करना। अब जिन लोगों को न्यूरोथेरेपी के उन समाधानों के बारे में जानना है जिनकी चर्चा हमारी सोर्स मटेरियल में की गई है, तो उनके लिए हमारा सोर्स ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स देता है। नाम है संतुलन हॉलिस्टिक सॉल्यूशंस, जिसे विशाल गुप्ता ने स्थापित किया है। फोन नंबर है 8130608275 और वेबसाइट है santulanholisticsolutions.netlify.app। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी रीढ़ हमारे शरीर की नींव है, हमारा आधार है। तो सवाल ये है कि इस नींव को, इस आधार को सहारा कैसे दिया जाए, इसे मजबूत कैसे रखा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के स्वास्थ्य के लिए मायने रखता है। अपना ध्यान रखें।